हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। आज के वीडियो में बात करेंगे हम दृष्टि का जो क्विक बुक है उसका नेक्स्ट टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक्स में जनरली क्या पढ़ते हैं कि जो इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, तो और या फिर कोई भी कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। Well, inheritance is a process by which characters are passed on from parents to progeny, and it is the basis of heredity. Variation is the degree by which progeny differs from their parents. तो इनहेरिटेंस का एक प्रोसेस है जहाँ पे कैरेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होते हैं। किसके बेसिस पे? हेरिडिटी के बेसिस पे, ठीक है। और या फिर कितने डिग्री ऑफ वेरिएशन है, प्रोजेनी कैसे डिफरेंट है पेरेंट्स से, इस बेसिस पे जेनेटिक्स क्या होता है डिसाइड होता है। अब इनहेरिटेंस, ग्रेगर मेंडल ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। थ्रू हिज वर्क ऑन पी प्लांट्स प्रपोज द फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन 1866। उन्होंने पूरा जो अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो पी प्लांट पे किया था और उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था 1866 में। ऑब्जर्वेशंस मेड बाय मेंडल, कुछ ऑब्जर्वेशंस जो मेंडल ने मतलब ऑब्जर्व किया था वो कौन कौन से? Something stably passed down unchanged from parent to offspring through the gametes over successive generations। तो इसमें क्या उन्होंने क्या बताया ना कि कुछ जो करेक्टरिस्टिक हैं वो पेरेंट्स से डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग से ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, गैमेट्स के थ्रू ओवर सक्सेसिव जनरेशन टू जनरेशन जो है ये कैरी होते रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस थिंग्स आर कॉल्ड फैक्टर्स और जीन्स एज वी कॉल टूडे। इसको आज भी हम फैक्टर्स का जीन ही कहते हैं, तो उन्होंने भी वही क्या कहा था। जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। मीन्स जो अगर पूरा जो इनहेरिटेंस प्रोसेस है उसका जो मेन यूनिट है वो कौन सा? जीन ही है। दे कंटेन द इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। तो जीन के पास ही वो जो पूरा इन्फॉर्मेशन होता है कि कोई भी जो जीन है वो कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो शो करेगा। ये डिपेंड करता है कि वो जीन किस टाइप का है। जीन्स कम इन पेयर्स एंड आर इनहेरिटेड एज डिस्टिंक्ट यूनिट वन फ्रॉम ईच पेरेंट। तो जीन जो है वो हमेशा पेयर में आता है, ठीक है, और वो एक तो आएगा मतलब मेल से, दूसरे कौन सा आएगा? फीमेल से। जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज द एलील्स। तो वो जीन जहाँ पे वो जीन पेयर जहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कॉन्ट्रास्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। तो एलील्स जो है वो सेम जीन के कुछ डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं। अब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। First, the law of dominance. This law states that when two contrasting genes of for a character come together in an organism, only one is expressed externally and shows visible effect. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है ना कि जब दो कॉन्ट्रास्टिंग जीन मतलब दो डिफरेंट जीन अगर करेक्टर्स को शो करने के लिए अगर आगे आ रहे हैं, ठीक है, तो करेक्टर वही शो होगा जो कि डोमिनेटेड होगा, ठीक है। जो करेक्टर शो होगा जो हमें दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। और जो करेक्टर जो छुप जाएगा, जो जीन जो है उसका करेक्टर जो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेसेसिव, है ना। जो कि हिडन रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेसेसिव। फिर द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स आर सॉर्टेड सेपरेटली फ्रॉम वन अनदर सो दैट द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि जो जीन्स हैं अलग अलग ट्रेड्स के लिए जो जीन्स हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे से वो डिफरेंट होते हैं। दैट इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेड इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर। इस वजह से जो एक करेक्टरिस्टिक का जो मतलब इनहेरिटेंस है वो दूसरे करेक्टरिस्टिक पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ईच इनहेरिटेड ट्रेट इज़ डिफाइंड बाय अ जीन पेयर, ठीक है। तो जितना भी करेक्टर्स जितना भी इनहेरिटेड करेक्टर्स है उसको वो एक जीन पेयर से डिफाइन होता है। पेरेंटल जीन्स आर रैंडमली सेपरेटेड टू द सेक्स सेल सो दैट सेक्स सेल कंटेन ओनली वन जीन ऑफ द पेयर। और ये जो पेरेंटल जीन है, पेरेंटल जीन जो है वो सेक्स सेल में नॉर्मली ऐसे ही सेग्रीगेट हो जाते हैं, बस इसलिए उसमें एक जीन होता है। ऑफस्प्रिंग देयरफॉर इनहेरिट्स वन जेनेटिक एलील फ्रॉम ईच पेरेंट व्हेन सेक्स सेल्स यूनाइट इन फर्टिलाइजेशन। इस वजह से जब फर्टिलाइजेशन में जब दोनों सेक्स सेल्स लाइक मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल जो है वो दोनों यूनाइट करते हैं तो उस दोनों से एक एक जीन आकर के एक जीन पेयर बनाता है। अभी हमारे पास कि जीनोटाइप और फिनोटाइप, ठीक है। द जीन दैट वी हैव इन आर बॉडी मेकअप आर जीनोटाइप। तो जो जीन हमारे बॉडी में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीनोटाइप, ठीक है। दिस जीनोटाइप डिटरमाइंस आर फिजिकल अपीयरेंस विच इज़ कॉल्ड फिनोटाइप। और जो जीन हमारे बॉडी में फिजिकल अपीयरेंस को डिसाइड कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। इन अदर वर्ड्स जीनोटाइप इज़ द जेनेटिक मेकअप और फिनोटाइप इज़ द फिजिकल अपीयरेंस। हम कह सकते हैं कि जीनोटाइप जो है वो एक जेनेटिक मेकअप है, बस जीन मटेरियल हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन फिनोटाइप जो है वो फिजिकल अपीयरेंस जो हमें दिखता है वो एक्चुअली में वो क्या होता है? फिनोटाइप होता है। अब है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है?
तो मैनी जीन्स आर लिंक्ड टू सेक्सेस एंड आर कॉल्ड सेक्स लिंक्ड जीन्स। तो सेक्स जो सेक्स गैमेट्स या कह सकते हैं जो गैमेट्स हैं उसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं, ठीक है। द टू सेक्सेस मेल एंड फीमेल हैव अ सेट ऑफ क्रोमोजोम विच आर कॉमन एंड अनदर सेट विच इज़ डिफरेंट। तो मेल और फीमेल क्रोमोजोम में क्या होता है कि एक सेट तो होगा वो सेम होगा, लेकिन दूसरा सेट जो होता है वो डिफरेंट होता है। The chromosomes which are involved in the sex determination of the individual are called sex chromosome। तो वो क्रोमोसोम जो किसी चाइल्ड का जो सेक्स डिटरमाइन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्स क्रोमोसोम। दस दिस आर डिफरेंट इन टू सेक्सेस। द अदर क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। और इस सेक्स क्रोमोसोम के अलावा बाकी जितने भी क्रोमोसोम हैं वो दोनों में सेम होंगे, मेल और फीमेल में, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। तो ह्यूमन बींग हैव 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। और ह्यूमन बींग में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उसमें 22 क्या होता है, ऑटोसोम, और 1 जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ऑल द ओवा फॉर्म्ड बाय फीमेल्स आर सिमिलर इन देयर क्रोमोसोम टाइप 22+X। जितने भी ओवा, जितने भी एक्स जो हैं वो फीमेल में बनता है, वो सारे का जो टाइप होता है वो 22+X होता है, कि फीमेल में एक्स होता है, ठीक है। इसलिए फीमेल्स को क्या बोलते हैं, होमोगैमेटिक। द मेल गैमेट्स और स्पर्म प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन मेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। लेकिन मेल से जो स्पर्म रिलीज होता है उस वो 2 टाइप का हो सकता है, तो 22+X हो या 22+Y हो। ह्यूमन मेल्स आर देयरफॉर हेट्रोगैमेटिक। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेल्स हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोगैमेटिक होते हैं। During spermatogenesis among males, 2 types of gametes are produced. 50% of the total sperm produced carry out the X chromosome and the rest 50% as Y chromosome। जब भी sperm रिलीज होता है तो उस टाइम में दोनों क्रोमोसोम 50-50% रिलीज होते हैं, लाइक X क्रोमोसोम 50% और Y क्रोमोसोम 50%। फीमेल्स हाउस प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ ओवम विद एन एक्स क्रोमोसोम। और फीमेल में बस एक ही टाइप का ओवम प्रोड्यूस होता है, वो कौन सा, एक्स क्रोमोसोम। There is an equal probability of fertilization of the ovum with the sperm carrying either X और Y क्रोमोसोम। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो उस टाइम में दोनों की जो सेम पॉसिबिलिटी होती है कि उसमें एक्स क्रोमोसोम आएगा या वाई क्रोमोसोम आएगा, 50-50% चांसेस होते हैं। इन केस द ओवम फर्टिलाइजेस विद अ स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ फीमेल। जब मेल का एक्स जो है वो फीमेल के एक्स को फर्टिलाइज करेगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, फीमेल चाइल्ड होगी, ठीक है। लेकिन अगर मेल का वाई और फीमेल की अगर एक्स है तो वो क्या बनेगा, मेल ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है। अब ए मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल इज द मीडियम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो जेनेटिक मटेरियल क्या, एक मीडियम है जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक को, हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र करता है, वो जीन के थ्रू होता है, ठीक है। फॉर अ मॉलिक्यूल टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अगर कोई भी मॉलिक्यूल को एक जेनेटिक मटेरियल होना है, अगर जीन्स को कैरी करना है तो उसको लिए कौन कौन से क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होगा। फर्स्ट है कि इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। मतलब उसके पास ये एबिलिटी होना चाहिए कि वो अपना जो है फोटोकॉपी रेप्लिका बना सके। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। और उस जीन को केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, तभी वो जो है वो क्रोमोसोम बन सकता है, जीन बन सकता है। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। इसके अलावा उस जीन में वो कैपेसिटी होना चाहिए कि वो म्यूटेट कर पाए, अगर कोई सडन चेंजेस आता है इन्वायरमेंट में तो उसके लिए भी वो अडेप्ट कर पाए। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। और इस जीन के पास एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि वो एक मेंडेलियन कैरेक्टर्स पे पूरा खरा उतरे। अब हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड। A nucleic acid is a chain of nucleotides which stores genetic information in biological system। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है जो कि सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो है स्टोर करके रखता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स आर द मेन इन्फॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल एंड बाय डायरेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दे डिटरमाइन द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी लिविंग थिंग। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो मेन इन्फॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल है सेल में, और वो जो है प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। और जितने भी कैरेक्टर्स जो इनहेरिट करेगा लिविंग बींग, वो सब कुछ डिसाइड कौन करेगा, न्यूक्लिक एसिड। द टू मेन क्लासेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लिक एसिड को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक कौन सा होता है, एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, दूसरा क्या, राइबोन्यूक्लिक एसिड मीन्स आरएनए। A nucleic acid containing deoxyribose is called deoxyribonucleic acid। वो न्यूक्लिक एसिड जिसमें कि डीऑक्सीराइबोज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और जिसमें क्या राइबोज होगा, राइबोज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड मीन्स आरएनए। A nucleotide has 3 components, a nitrogenous base, a pentose sugar एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। तो एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं, तो इसको एक को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेस। दूसरा क्या होता है, पेंटोज सुगर। मतलब शुगर कौन कौन से में, राइबोज अगर आरएनए है तो, और डीऑक्सी राइबोज अगर डीएनए हो तो, या इसके तो उसमें क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा।
देर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। तो अब नाइट्रोजनस बेस जो है वो दो तरीके का होता है, को हम लोग बोलते हैं प्यूरिन्स, दूसरा क्या होता है पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में कौन कौन से होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। और पिरिमिडिन्स में कौन कौन सा होता है, साइटोसिनिन, यूरासिल और थायमिन। साइटोसिनिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए एंड थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए। साइटोसिन जो होता है ये नाइट्रोजनस बेस सिर्फ दोनों में होता है, डीएनए और आरएनए में। लेकिन थायमिन जो होता है वो डीएनए में होता है, और यूरासिल जो होता है वो आरएनए में होता है। मीन्स आरएनए में जो है वो थायमिन नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है, यूरासिल होता है। DNA is the predominant genetic material, whereas RNA performs dynamic function of messenger and adapter। तो अगर हम ह्यूमन बींग के केस में देखें तो जो प्रोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है, DNA है। लेकिन RNA भी कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है, लाइक मैसेंजर का है ना, एडेप्टर का। अब हम लोग देख लेते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज DNA इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो एक पॉलीमर है जो कि न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। The nucleotides are made up of three different components, a sugar group, a phosphate group और a base। तो जो न्यूक्लियोटाइड है वो तीन चीज़ का बना होता है, एक तो उसमें शुगर ग्रुप होता है, दूसरा होगा उसमें फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा क्या होता है, बेस। इन 1953 वाटसन एंड क्रिक प्रपोज्ड अ डबल हेलिकल मॉडल फॉर DNA। वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर proposition was base pairing between the two strands of polynucleotide chains। तो 1953 में ना वाटसन ने क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया था DNA का, मीन्स इस तरीके का मॉडल, ठीक है। ये दिया था किसने, वाटसन एंड क्रिक ने। उन्हें ये बताया था कि कौन सा जो बेस है वो किसके साथ उसका पेयरिंग होगा, नाइट्रोजनस बेस का। द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है DNA का वो किससे बना होता है, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट। और इसका जो बैकबोन होता है वो किसका बना होता है, शुगर फॉस्फेट का। एंड द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड द बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर। और जितने भी नाइट्रोजन कंटेंट्स हैं उसमें सब हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, बेस पेयर से, ठीक है। The information in DNA is stored as a code made up of chemical bases adenine, guanine, cytosine and thymine। और जो भी इंफॉर्मेशन DNA में स्टोर्ड है वो कोड के फॉर्म में होता है और बेसिस के फॉर्म में, और एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन ये सब सारे बेसिस हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा होता है, इसमें यूरासिल नहीं होता है DNA में, ठीक है। इसमें कौन कौन सा होगा, AG, AG साथ में होगा और CT साथ में होगा। Human DNA consists of about 3 billion bases and more than 99% of those bases are the same in all people। तो जो ह्यूमन बींग का जो DNA होता है उसमें लगभग 3 बिलियन बेसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें 99% जो बेसेस हैं वो सब में सेम ही होता है, ठीक है, सारे ह्यूमन बींग में, बस 1% ही डिफरेंट होता है। अभी हमारे पास कि अ प्यूरिन बेस ऑलवेज पेयर्स विद अ थायमिन बेस। तो प्यूरिन जो है वो हमेशा किसके साथ पेयर होगा, पिरिमिडिन बेस के साथ। जैसे कि एडेनिन जो होगा वो पेयर किसके साथ होगा, थायमिन के साथ, और गुआनिन जो होगा वो पेयर किसके साथ होगा, साइटोसिन के साथ। सो द टू स्ट्रैंड्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड रन इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन। इसलिए कह सकते हैं जो DNA के दो स्ट्रैंड्स हैं वो दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं और वो एक एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव करते हैं। एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ DNA इज दैट इट कैन रेप्लिकेट और टू मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। तो इसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है DNA का वो क्या है कि ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, ये अपना फोटोकॉपी, अपना रेप्लिकेशन कर सकता है। Each strand of DNA is a double helix can serve as a pattern for duplicating the sequence of bases। और ये जो DNA का स्टैंड है, ठीक है, वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता है जो खुद को अपने बेस को सीक्वेंस के फॉर्म में है ना वो रेप्लिकेट करता है। अभी हमें नेक्स्ट पढ़ना है राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में। द स्ट्रक्चर ऑफ द RNA मॉलिक्यूल वाज डिस्क्राइब्ड बाय R.W. होलो इन 1965। तो RNA मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था वो किसने किया था, R.W. होलो ने 1965 में। लाइक DNA RNA इज असेंबल्ड एज अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे कि DNA जो है वो एक चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये एक पॉलीमर है। सेम जो RNA भी है वो एक पॉलीमर है, ये भी चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ही है। बट अनलाइक DNA RNA इज फाउंड इन नेचर एज अ सिंगल स्ट्रैंड फोल्डेड ऑन टू इटसेल्फ। जैसे कि DNA जो होता है ना वो सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन RNA जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन जो DNA होता है ना वो डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा होगा कि DNA जो है वो डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन RNA जो है इसमें बस सिंगल स्टैंड होता है। RNA कंसिस्ट ऑफ राइबोज न्यूक्लियोटाइड। तो RNA में बस राइबोज न्यूक्लियोटाइड होता है, लेकिन DNA में क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स। तो राइबोज न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजनस बेसिस अपेंडेड टू अ राइबोज शुगर। मतलब जितने भी नाइट्रोजनस बेस होंगे RNA में वो सारे राइबोज शुगर से अटैच होंगे बाय अ फॉस्फोडिएस्टर बॉन्ड्स फॉर्मिंग स्ट्रैंड ऑफ वेरिंग लेंथ। ये किससे कनेक्टेड होंगे, कौन से बॉन्ड से,
फॉस्फोडिस्टर बॉन्ड से, जो कि स्टैंड बनाएंगे, वो भी डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के। द नाइट्रोजनस बेसिस इन आरएनए आर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। तो इसमें कौन कौन सा बेस होता है आरएनए में? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। The ribose sugar of RNA is cyclical structure consisting of 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। तो राइबोस शुगर जो होता है आरएनए में, वो एक साइक्लिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उसमें 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकली रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द सेकेंड कार्बन ग्रुप इन द राइबोस शुगर मॉलिक्यूल मेक्स आरएनए प्रोन टू हाइड्रोलाइसिस एंड दस मेक्स इट रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल। और राइबोस शुगर जो है आरएनए में, ठीक है, वो तो पहली बार साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन का। उसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप, ठीक है, जो कि राइबोस मॉलिक्यूल को हाइड्रोलिसिस करने में हेल्प करता है। इस वजह से ये काफ़ी रिएक्टिव होता है और ये स्टेबल भी बहुत कम होता है। अभी की ऑफ द मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए, द 3 मोस्ट वेल नोन आर मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। वैसे तो आरएनए बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से? मैसेंजर आरएनए, इसको हम mRNA भी कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए जिसको हम लोग tRNA कहते हैं, और राइबोसोमल आरएनए जिसको हम लोग rRNA कहते हैं। Cellular organism use messenger RNA mRNA to convey genetic information from the DNA in the nucleus to ribosomes। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने मैसेज को mRNA के थ्रू DNA तक कन्वे करते हैं। दैट डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, जो कि DNA को ये मतलब इंटीमेट करता है कि आपको ये प्रोटीन बनाना है। दिस प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस यूजेस ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल टू डिलीवर अमीनो एसिड टू द राइबोसोम। और ये जो tRNA है, यहाँ पे tRNA का क्या यूज़ होगा? वो है अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है राइबोसोम तक। वे राइबोसोमल आरएनए दैट देन लिंक्स अमीनो एसिड टुगेदर टू फॉर्म कोडेड प्रोटीन्स। उसके बाद जो भी प्रोटीन चाहिए होता है वो RNA जो है वो मिल करके DNA के साथ बनाता है वो प्रोटीन को। अब नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी। In 1962, Nobel Prize in Physiology or Medicine was awarded jointly to Francis Harry Compton Crick, James Davy Watson, and Maurice Hugh Frederick Wilkins for their discoveries concerning the molecular structure of nucleic acid and its significance for information transfer in living material। तो 1962 में जो फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, मतलब मेडिसिन में कह सकते हैं, किसको किसको? फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक को, वाटसन को, है ना, और फ्रेडरिक विल्किंस को, उनकी डिस्कवरी के लिए कि न्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो उसके लिए, ठीक है। रॉबर्ट विलियम हॉले सेट द 1968 नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन विथ मार्शल वॉरन नरेनबर्ग एंड हर गोबिंद खुराना। उसके बाद जो 1968 में भी फिजियोलॉजी में जो मिला था नोबेल प्राइज़, वो भी सर कहता है किसने मार्शल वॉरन निरेनबर्ग और गोबिंद खुराना ने, हर गोबिंद खुराना ने, ठीक है। द रिसर्च हेल्प एक्सप्लेन हाउ जेनेटिक कोड कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। उनका रिसर्च इस पे बेस्ड था कि कैसे जेनेटिक कोड जो है वो प्रोटीन के सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक मटेरियल DNA वर्सेस RNA। इसमें क्या है कि बोथ द न्यूक्लिक एसिड DNA एंड RNA हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डिप्लीकेशंस। तो DNA और RNA, ठीक है, दोनों के पास ये कैरेक्टरिस्टिक है, वो अपने आप का डिप्लीकेशन बना सकता है, अपना रेप्लिकेशन बना सकता है। The other molecules in the living system such as the proteins fail to fulfill this first criteria itself। लेकिन जो प्रोटीन है ना, वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, अपना डिप्लीकेशन नहीं कर सकता वो। DNA इज़ केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल। DNA जो है वो अधिक स्टेबल नहीं होता है, जबकि RNA जो होता है वो काफ़ी स्टेबल होता है। हम लोग जानते हैं स्टेबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रिएक्टिविटी के। जो रिएक्ट ज़्यादा करेगा मतलब स्टेबल कम है, जो स्टेबल कम है मतलब वो रिएक्ट ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो जो DNA जो है वो अधिक स्टेबल है इन कंपेरिजन टू RNA। देयरफॉर अमॉन्ग द 2 न्यूक्लिक एसिड DNA इज बेटर जेनेटिक मटेरियल। इसलिए अगर 2 जेनेटिक मटेरियल है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो उसके बाद मतलब जिसके पास DNA है वो ज़्यादा सही है, ठीक है। वो DNA एंड RNA आर एबल टू म्यूटेट, इनफैक्ट RNA बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट। तो जो म्यूटेशन का जो काम है वो DNA और RNA दोनों में होता है, लेकिन RNA में जो होता है ना वो म्यूटेशन काफ़ी फास्ट होता है क्योंकि ये काफ़ी अनस्टेबल है। Consequently, virus having RNA genome and having shorter life span mutate and evolve faster। इस वजह से जो जिस वायरस में RNA होता है ना, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में RNA होता है, तो वो काफ़ी फास्ट म्यूटेट करता है और ये काफ़ी हार्मफुल भी होता है। जैसे कि हमने कोरोना वायरस देखा था, तो उसमें क्या होता है? RNA होता है, ठीक है, जो कि काफ़ी डेडली था। RNA can directly code photosynthesis of proteins, hence can easily express the characters। तो RNA जो है ना, RNA अपने कोड्स का यूज़ करके जो है डायरेक्टली प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है। लेकिन DNA जो है ये डिपेंडेंट है किसके लिए? RNA के पास, क्योंकि mRNA जो है मैसेंजर RNA, ये इसको इन्फॉर्मेशन देगा तभी तो ये प्रोटीन बनाएगा ना। तो इसमें इसको RNA का हेल्प चाहिए DNA का, लेकिन RNA को किसी का हेल्प नहीं चाहिए। Thus, both an RNA and DNA can function as genetic material, but DNA being more stable is preferred for storage of genetic information।
तो हम कह सकते हैं कि डीएनए और आरएनए जो है दोनों जेनेटिक मटेरियल है, वो दोनों एक सुटेबल जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन डीएनए जो है वो स्टेबल है, हम स्टेबिलिटी को अधिक प्रीफर करते हैं। इसी वजह से हम अगर हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना था, हम उसके लिए डीएनए को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज़ बेटर। अगर हमें जेनेटिक मटेरियल को अगर ट्रांसफ़र करना है किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पे हम आरएनए को प्रीफर करेंगे, क्योंकि आरएनए जो है वो बहुत जल्दी म्यूटेट कर पाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है डीएनए का किस तरीके से होता है, ठीक है। लाइक ये पूरा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो पूरा बेस है इसका वो सुगर फॉस्फेट बैकबोन है, ये बेस पेयर है। लाइक ये जो है ये इसका यहाँ पे इसको जूम करके दिखाया गया, ये गुआनिन है, साइटोसिन है, और एडेनिन जो है वो थायमिन से लिंक होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जेनेटिक डिसऑर्डर। तो कुछ डिसऑर्डर अगर जीन में कुछ चेंजेस की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं उसको देख लेते हैं। फर्स्ट है कि ब्रॉडर जेनेटिक डिसऑर्डर्स में बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो अगर हम जेनेटिक डिसऑर्डर को क्लासीफाई करते हैं, हम उसको 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो है मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। फर्स्ट है मेंडेलियन डिसऑर्डर। दिस डिसऑर्डर्स आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइन्स एज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, जिस तरीके से जो इनहेरिटेंस है, जैसे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है जैसे कि ट्रांसफ़र होता है, उस तरीके से जो डिसऑर्डर भी होता है वो ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि फर्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। It is sex-linked recessive disorder due to the defect in either red or green cone of eye resulting in failure to discriminating between red and green color। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है, ठीक है, ये एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, जो कि जिसमें क्या होता है कि जो पर्सन का जो रेड कॉर्न सेल या फिर ग्रीन कॉर्न सेल जो वो इफेक्ट होता है, इस वजह से वो पर्सन जो है वो रेड और ग्रीन कलर को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। फिर हीमोफीलिया। इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया जानते हैं वो डिजीज है जहाँ पे जो ब्लड क्लोटिंग है वो नहीं होती है। तो इसमें जो प्रोटीन है ना, वो जो क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही जो है वो मतलब डिफेक्ट हो जाता है। ड्यू टू दिस एंड इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल अ सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। इस वजह से क्या होता है कि हीमोफीलिया डिजीज़ में अगर किसी पर्सन को छोटा सा भी कट लग गया तो उसका जो ब्लीडिंग है वो रुकेगा ही नहीं। अब है सिकल सेल एनीमिया। In this disease, the shape of the red blood cell changes from biconcave disc to elongated sickle-like structure। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि इसमें जो इस डिजीज़ में जो रेड ब्लड सेल का जो शेप है वो एक्से क्या होता है, बाइकॉन्केव डिस्क की तरह होता है, ठीक है। लेकिन ये सिकल सेल एनीमिया में ये एलोंगेटेड हो जाता है, ये थोड़ा सा इसका लेंथ वाइज जाता है इसका शेप। अब है थैलेसेमिया। इट इज़ अ ब्लड डिजीज विच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इन एनीमिया। तो थैलेसेमिया में क्या होता है कि ब्लड डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में मतलब जो है प्रोड्यूस नहीं लगता है, इस वजह से जो है एनीमिया हो सकता है डिजीज़, ठीक है। फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर काउज्ड ड्यू टू द ऑब्सेंस और एक्सेस ऑफ और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कब होगा, जब किसी भी पर्सन में जो क्रोमोसोम का जो है वो एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाएगा उस वजह से। इसमें पहला डिजीज आता है बस डाउन सिंड्रोम। In this disease, the affected individual is short-statured and small round head, furrowed tongue and partially open mouth। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है इसमें क्या होता है कि जो हेड है ना वो स्मॉल होता है, ठीक है, राउंड शेप होता है, और टंग जो था सा फरॉड टाइप का हो जाता है, और माउथ जो था ना पार्शली ओपन होता है। Palm is broad and characteristic palm crease. Physical, psychomotor and mental development is retarded। इस केस में अगर किसी पर्सन को डाउन सिंड्रोम है तो उसका जो पाम होगा वो काफ़ी ब्रॉड होगा, है ना, उसमें फिजिकल या साइकोमोटर जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगा। अब एक क्लिनेफेल्टर्स सिंड्रोम। द इंडिविजुअल ओनली मेल विद डिजीज हैज़ ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट। तो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि मेल का जो पूरा मैस्कुलिन डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन द फेमिनिन डेवलपमेंट लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, है ना, इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल। तो इसमें क्लिनेफेल्टर में और क्या होता है, इसमें जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है मेल में, जो कि स्टेरिलिटी का मतलब साइन है। फिर टर्नर सिंड्रोम। तो फीमेल्स विद दिस डिसऑर्डर आर स्टेराइल एज ओवरीज आर रेडिमेंट्री बिसाइड्स अदर फीचर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जो फीमेल को जनरली डिसऑर्डर होता है, इसमें जो उनका जो ओवरीज है वो सही से प्रोड्यूस नहीं होता है, और उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का भी एक तरह डिफिशिएंसी होता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो उसको देख लेते हैं। इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए एंड आरएनए आर द 2 मेन क्लासेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो ये बिल्कुल सही है ना कि डीएनए और आरएनए जो है वो 2 क्लास ऑफ क्या कह सकते हैं, ये एक न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है।
ओनली डीएनए हैज़ द एबिलिटी टू डायरेक्ट इट्स डिप्लीकेशन, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। डीएनए में इनफैक्ट ये कम ही होता है, डिप्लीकेशन का जो रेट है वो आरएनए से कम होता है, लेकिन डुप्लीकेट जो है वो डीएनए और आरएनए दोनों कर सकते हैं। इसलिए बोला कौन सा करेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन जो है बस वो ये गलत है, ये वो कौन सा होगा, बस ऑप्शन जो है वो 1 सही होगा, ठीक है, मतलब ए जो इसका सही आंसर है। अब एक ही कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, तो यहाँ पे नोबेल प्राइज़ अवार्डी का नाम दिया हुआ है और कैटेगरी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें जेम्स डेवे वॉटसन, इनको किस में मिलेगा, ऑब्वियसली फिजियोलॉजी में ही मिलेगा, ठीक है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। फिर हरगोविंद खुराना, तो हरगोविंद खुराना को किस में मिला था, ये इनको मिला था, ये भी इनको फिजिक्स में ही मिला था, सॉरी फिजियोलॉजी में ही मिला था हरगोविंद खुराना को। फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर को फिजिक्स में मिला था रमन इफेक्ट के लिए, है ना, तो चंद्रशेखर लिमिट के लिए, ठीक है, वो सीवी रमन को मिला था रमन इफेक्ट के लिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, तीनों सही है, ठीक है, 1, 2 एंड 3। फिर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, अब डिजीज़ का नाम दिया हुआ है, इसका इम्प्लीकेशन दिया हुआ है। अब हीमोफिलिया डिजीज़ में क्या होता है कि ब्लड क्लोटिंग जो है वो इफेक्ट होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बोल रहा है इसमें कि कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है, तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, फेमिनिन डेवलपमेंट इन मेल, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता उसमें, जब भी जो साउंड जो है ना, मेंटल साउंडनेस नहीं होता है, तो ये 2 जो है वो तो ऐसे ही गलत है। अब टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, शॉर्ट स्टेचर विथ स्मॉल राउंडेड हेड, ये डाउन सिंड्रोम का सिम्टम है, ठीक है। फिर अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है, एक ब्रेन डिसऑर्डर है, तो बिल्कुल सही बात, इसका जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा, क्योंकि इसमें 1 और 4 जो है वो बस सही है, ठीक है, ये दोनों जो है वो उल्टे हैं, 2 का जो होगा थर्ड होगा और 3 का जो होगा सेकेंड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर जीन लिंक्ड डिजीज़, तो कौन सा डिजीज़ जो है वो जीन से रिलेटेड है, ठीक है, मीन्स हेरिडिटरी है। तो फर्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट ब्लाइंडनेस, फिर है सिकल सेल एनीमिया। तो इसका जो होगा कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये तो विटामिन ए की कमी से होता है, तो ये डिफिशियंसी डिजीज़ है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 1 और 3 होगा, दोनों क्या है, जीन लिंक डिजीज़ है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 एंड 3 मीन्स ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो डीएनए इज़ बेटर जेनेटिक मटेरियल बिकॉज इट इज़ केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर्ड टू आरएनए, तो बिल्कुल सही बात है कि डीएनए जो है वो अधिक स्टेबल होता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो आरएनए से कम होती है, और आरएनए जो है वो कम स्टेबल होता है, ठीक है। फिर सेकंड, ये तो सही है, ठीक है। फिर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज बेटर देन डीएनए बिकॉज इट कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो अगर हमें किसी चीज़ को ट्रांसफर करना है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, तो हम वहाँ पे आरएनए को प्रीफर करेंगे, क्योंकि आरएनए को किसी का हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन डीएनए को प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए उसको एमआरएनए का हेल्प चाहिए, ठीक है। तो इसका जो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, और बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारा यहीं पे बायो का जो सेक्शन है डिस्ट्रिक्ट का वो ख़त्म होता है। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।